Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous session, we have learned about the different types of functions in JavaScript. और आज के सेशन में हम लोग इसी को एक्सटेंड करेंगे और इन फंक्शंस का यूज करते हुए हम लोग क्रिएट करेंगे फंक्शन कंपोनेंट इन Next.js, राइट? तो सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को देखो और इन फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर में आपको मिलेगा यहाँ पे src, राइट? और src के अंदर में आपको मिलेगा एक ऐप नाम का फोल्डर, राइट? ये हम लोग तो करते आ रहे हैं और इस ऐप नाम के फोल्डर में हम लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर का नेम हम लोग रख लेते हैं कंपोनेंट्स एंड यू कैन गिव एनी नेम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, राइट? लेकिन नेमिंग कन्वेंशन के बेस पे अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग द नेम कंपोनेंट so that we can easily recognize that we have declared all the component inside this component folder, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने नाम दिया components और इस component के अंदर में हम लोग create करेंगे function component, right? Now come to the component folder and inside the component you have to create a separate function component. तो अभी मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो depending on your choice, right? So this time I am selecting the name as student and then writing here the JSX, right? अब यहाँ पे हम लोगों को एक फंक्शन कंपोनेंट बनाने के लिए RFC शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते हैं और यहाँ पे देखो ये हम लोग तो पहले से बनाते आ रहे हैं, पेज के अंदर में भी बनाया था, तो पेज बनाने के लिए भी हम लोग फंक्शन कंपोनेंट का ही यूज कर रहे थे. सो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, फंक्शन जो हम लोग बना रहे थे ये एक फंक्शन कंपोनेंट ही है और इस फंक्शन कंपोनेंट को हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. कंडीशन अप्लाइड इज दैट दिस शुड बी एक्सपोर्टेड, राइट? जब तक आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करोगे तब तक किसी और पेज के अंदर में आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, राइट? अब इस फंक्शन कंपोनेंट को हम लोग किसी पेज के अंदर में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, राइट? अब इस फंक्शन कंपोनेंट को अगर मुझे यूज करना है तो किसी पेज के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे पेज क्रिएट करके रखे हैं. तो मैं चलता हूँ सपोज कॉन्टेक्ट के अंदर और कॉन्टेक्ट के अंदर में हमारा पेज डॉट JSX फाइल है, राइट? और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर में मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारी चीज़ों को रेंडर कर देना है हम लोगों को किसके अंदर, इस कॉन्टेक्ट पेज के अंदर में, राइट? तो कंपोनेंट को आप कैसे लिखते हो यहाँ पे, तो एज अ जनरल HTML टैग, राइट? तो यहाँ पे आप कैसे यूज करोगे, तो एंगल ब्रैकेट एंड देन नेम ऑफ द कंपोनेंट. तो आपका जो कंपोनेंट का नेम था वो हम लोगों ने दिया था स्टूडेंट. तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट एंड इट इज सजेस्टिंग दैट यू हैव टू इंपोर्ट दिस स्टूडेंट फ्रॉम द ऐप कंपोनेंट्स फोल्डर, राइट? सो प्रेस इंटर and make sure that it is imported, right? So we have already imported this component and this one is not required. तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट तो आ गया. अब चलते हैं हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर में और देखते हैं कि इसका रिजल्ट आया कि नहीं. अब देखो हमारा जो यहाँ पे रेंडर हो रहा है पेज वो किसके अंदर में हो रहा है, पेज कॉन्टेक्ट पेज के अंदर में, राइट? तो कॉन्टेक्ट के लिए आपका जो URL बनेगा वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे देखो ऐप के अंदर में हम लोगों ने बनाया था पेजेस नाम का फोल्डर, राइट? ये एक स्पेशल फोल्डर है और इसके अंदर में हमारा एक कॉन्टेक्ट है. तो ये जो पेजेस है वो तो URL में हम लोगों को शो होगा नहीं, राइट? तो हम लोगों को जस्ट यूज कर लेना क्या है कि यहाँ पे हम लोग आते हैं और लिख देते हैं स्लैश एंड देन कॉन्टेक्ट and we will get here the contact page and inside this contact page we are getting here a student. So here we are getting the highlighted error message. Okay, so this can be fixed to remove this paragraph, right? So we cannot include the component inside a paragraph, right? So let's see the output. Now it is happy. सो यहाँ पे हम लोगों को कॉन्टेक्ट पेज मिला, कॉन्टेक्ट के अंदर में हमारा स्टूडेंट आ गया, राइट? और ये जो स्टूडेंट आया वो कहाँ से आया, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया था स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट यहाँ से. अब देखो यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं हम लोग,
तो हमारे ब्राउजर के ऊपर में भी चेंज दिखेगा, राइट। तो हम लोग कंफर्म हो गए कि ये हमारे स्टूडेंट नाम के कंपोनेंट के अंदर से ही आ रहा है। ऑल राइट। अब यहाँ पे हम लोगों का जो कंपोनेंट क्रिएशन था ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, इसमें न्यू क्या है, राइट। तो न्यू कैसा है वो देखो आप। अगर हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट के अंदर में कुछ आर्गुमेंट मुझे पास करने हैं, राइट। सपोज मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का नेम पास करना है, सो आई वांट टू रेंडर दिस स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट नेम को पास कर देते हैं। So suppose I am passing here the Manish Kumar, right? So this STD name will be passed as a props. अब हम लोगों ने यहाँ पे जो props को पास किया उसको फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में एज अ पैरामीटर हम लोगों को रिसीव कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैसे रिसीव करेंगे, तो इसमें हम लोग रिसीव कर लेते हैं props नेम में। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रॉप्स नेम दिया ना, ये आप कुछ भी दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, बट दिस इज द जनरल रूल। व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रिसीव एनी प्रॉपर्टीज देन इट्स नेम विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉप्स, राइट। लेकिन ये हमारा एक नेमिंग कन्वेंशन है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। ऑल राइट। तो ये जो प्रॉप्स आया, ये प्रॉप्स को अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लो कि क्या आ रहा है इसके अंदर में, तो console.log and then print props, right? So see here we are getting the student name and here name is Manish Kumar. All right. तो यहाँ पे जब हम लोग props का वैल्यू गेट कर लिए, तो इस props को अगर मैं चाहता हूँ कि पेज के ऊपर में रेंडर करके दिखाओ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे रेंडर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है curly braces, and inside this curly braces we have to get the props dot student name, right। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ props dot std name, right। so we have got the result Manish Kumar। all right। तो props को रिसीव करना तो आ गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव करने हो, राइट। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने दे दिया नेम और साथ में मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर भी पास कर दो, राइट। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ रोल। सो दिस रोल विल ऑल्सो बी पास्ड टू दिस फंक्शन, राइट, एंड दिस विल बी रिसीव्ड इन अ प्रॉप्स ऑब्जेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो कि आपको रिसीव हो गया होगा रोल 200 एंड एसटीडी नेम इज मनीष कुमार, राइट। अब उसको हम लोग अपने पेज के ऊपर में कैसे रेंडर करोगे, तो यहाँ पे कॉमा करके मैं चाहता हूँ कि इसका रोल नंबर भी प्रिंट करे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर एंड देन वी हैव टू एक्सेस द रोल नंबर फ्रॉम द प्रॉप्स। सो प्रॉप्स डॉट रोल, राइट, एंड देन वी विल गेट हियर द रोल नंबर। ऑल राइट, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे पास 3-4 स्टूडेंट है और वो सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मुझे प्रोसेस करना है, राइट। तो हर बार हम लोग क्या करेंगे कि इस स्टूडेंट नाम के प्रॉप्स को यूज करेंगे। तो हर बार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस स्टूडेंट नाम के कंपोनेंट को रिपीट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं HR दे देता हूँ सो दैट वी कैन मेक द डिफरेंस, राइट। और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं किसको, स्टूडेंट नेम के कंपोनेंट को, और दिस टाइम आई विल पास द प्रॉप्स एज std नेम, और इस टाइम में हम लोग नेम दूसरा रख सकते हैं। सपोज आई एम गिविंग हियर द राहुल, ओके, और रोल नंबर इसका हम लोग पास कर देते हैं अभी 60, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों का 2 स्टूडेंट रेंडर होगा तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे 2 स्टूडेंट का मिलेगा, राइट। मनीष कुमार, रोल नंबर 200, राहुल एंड रोल नंबर 60। ऑल राइट। तो अभी देखो कितना फायदा है हम लोगों को इस कंपोनेंट का यूज करने से, क्योंकि मुझे सारा डिटेल बार बार टाइप नहीं करना है, बल्कि उस कंपोनेंट को केवल यूज करना है, राइट। और कंपोनेंट का जो भी डिटेल होगा वो हमारा इसके अंदर रहेगा। ऑल राइट। अब देखो मैं जो बोला था ना कि कंपोनेंट का नेम आपको कैपिटल से स्टार्ट करना है, राइट। तो अगर आप इसको स्मॉल लेटर में डाल देते ना, कंपोनेंट का नाम अगर कोई स्मॉल दे देते, सपोज मैं यहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट बनाता
एम्प्लॉय नाम का, राइट, जिसका नेम स्मॉल से शुरू होगा, तब क्या होगा कि इसको ये एक कंपोनेंट नहीं समझ करके एक HTML का टैग समझेगा और रेंडर करते समय ये सर्च करेगा कि कोई ऐसा HTML का टैग है जो एम्प्लॉय नाम से रिप्रेजेंट होता हो, राइट। अगर नहीं मिला तो उसका कोई भी रेंडरिंग होगा नहीं, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को HTML एलिमेंट को जब हम लोग लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और जब कोई हम लोग कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसका स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो कैपिटल से शुरू करना है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड HTML टैग। ऑलराइट, अब जब हम लोग HTML टैग लिखते हैं तो उसके अंदर में हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट भी देते हैं, राइट। जैसे आप पैराग्राफ बनाते हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों यूज करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हैं तो यहीं पे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट यूज कर सकते हो और उसके अंदर आप कंटेंट भी पास कर सकते हो, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ, राइट, और इस टाइम में मैं लिखता हूँ सपोज एम्प्लॉय। सो बिफोर यूजिंग दिस लेट मी क्रिएट a new component inside a component folder, right? So select the component folder and then create another component, and this time I am creating here the employee, right? तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ employee.jsx और शॉर्टकट यूज कर लेते हैं employee के लिए RFC, और यहाँ पे हमारा मिल गया employee component। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं, और यहाँ पे रेंडर करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना, राइट। अभी देख लेते हैं हम लोग, एम्प्लॉय आना चाहिए, यस वी हैव गॉट द एम्प्लॉय। ऑल राइट, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का क्लोजिंग यहाँ पे नहीं करते हैं और एक सेपरेट एम्प्लॉय टैग के हिसाब से हम लोग इसको क्लोज किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के हिसाब से, राइट। और इसके अंदर हम लोग कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, राइट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, राइट, दिस इज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, राइट। और यहाँ पे देखो आप एम्प्लॉय का रेंडर हुआ या नहीं हुआ। देखो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन हमारा यहाँ पे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब आप इसके अंदर कोई कंटेंट लिखते हो तो उसको एक स्पेशल प्रॉपर्टीज की तरह पास करता है और उसको हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रेन, राइट। तो जब आप एम्प्लॉय नाम के कंपोनेंट में आओगे तो यहाँ पे जब रिसीव करोगे उसको, राइट, तो एज ए चिल्ड्रेन रिसीव करोगे, राइट। तो यहाँ पे देखो आप प्रॉप्स ले रहे हो और इसको अगर मैं कंसोल पे प्रिंट करा करके दिखलाऊँ आपको, राइट, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्रॉप्स को और अभी देखो कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। यहाँ पे मिला हम लोगों को प्रॉपर्टीज चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन के अंदर में देखो यहाँ पे कंटेंट है दिस इज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, राइट। तो जब मुझे इसको रेंडर करना होगा अपने पेज के ऊपर यहाँ पे, राइट, दिस इज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, इस पेज के ऊपर में रेंडर करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने एम्प्लॉय कंपोनेंट के अंदर में, और एम्प्लॉय की जगह पर मैं चाहता हूँ कि उसका जो चिल्ड्रेन है ना वैल्यू, यहाँ पे देखो दिस इज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, इसको यहाँ पे हमको रेंडर करना है। तो इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग रेंडर कैसे करेंगे, तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, राइट। तो अब देखो हम लोगों को मिल जाना चाहिए, सो वी हैव गॉट दिस इज एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, राइट। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा एम्प्लॉय कंपोनेंट और इसके अंदर में जो कंटेंट लिखा ये हमारा चिल्ड्रेन प्रॉपर्टीज के अंदर में पास होगा, राइट। और इसके अंदर में आप चाहो तो और भी प्रॉप्स पास कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ EMP नेम, और EMP नेम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सपोज SL नारायण, राइट। और इस SL नारायण को हम चाहते हैं यहाँ पे रेंडर कर दें, राइट। और कैसे रेंडर करेंगे, तो यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं और लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम is, and what is the employee name, so we will get here the props dot emp name props, right। हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा था emp name, right, इस emp name को यहाँ पे हम लोगों को रेंडर कर देना है। so we will get here the employee name is SL नारायण, right। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं
तो आप इसको एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हो, राइट। तो एक बार मैंने इसको लिख दिया, फिर दूसरी बार अगर हमको लिखना है तो दूसरी बार यूज करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन, हाई एम्प्लॉय, और यहाँ पे नेम हम लोग कुछ और रख लेते हैं, राइट। नेम रख लेते हैं हम लोग ललित सेन, राइट, एंड देन सी द आउटपुट। एम्प्लॉय नेम इज ललित सेन और उसके ऊपर में कंटेंट क्या है हमारा, हाई एम्प्लॉय, राइट। तो हर कंपोनेंट के लिए हम लोग अलग अलग चिल्ड्रेन पास कर सकते हैं और अलग अलग प्रॉप्स पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप प्रॉप्स रिसीव कर रहे हो ना, वो एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर में जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ से आएगा, EMP नेम, राइट, तो इस EMP नेम को आप यहाँ पे क्या करो, इस प्रॉप्स में से डीस्ट्रक्चर करके निकाल लो, राइट। अब डीस्ट्रक्चर करके निकालने से फायदा क्या है कि बार बार मुझे props.emp नेम नहीं लिखना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ कि यहाँ से एक EMP नेम को मैं निकाल लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज भेजे थे वहाँ से कंपोनेंट में, वो था EMP नेम। तो प्रॉप्स से हमारा क्या निकल जाएगा, EMP नेम, और जहाँ पे हमने लिखा था props.emp नेम, अब यहाँ पे हमको नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं EMP नेम, राइट। So EMP name becomes the local variable for this function, right? और अगर आप children को भी एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख लो children, right? तो यहाँ पे भी हम लोगों को props.children लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो यहाँ पे हम लोगों को सेम रिजल्ट मिलेगा। So after refresh we have got the same result, right? So this is the another technique by which we can access the props. अब देखो यहाँ पे जब हम लोग डीस्ट्रक्चर कर रहे थे प्रॉप्स को, तो इसमें क्या कर लिया हम लोगों ने कि EMP नेम और चिल्ड्रेन दोनों को रिसीव कर लिया, कहाँ से, प्रॉप्स से। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको यहाँ से हटा करके और इस प्रॉप्स के जगह पर डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको ये नहीं लिखना पड़ेगा, राइट। और इसको सेव किया और चलते हैं हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर में। तो एक एरर आया हम लोगों को यहाँ पे, props is not defined, तो कहीं पे मैंने props यूज किया, राइट, यहाँ पे। तो ये कंसोल पे अब हम लोगों को props नहीं लिखना है, राइट। और अब चलते हैं आउटपुट। सो वी हैव गॉट द रिजल्ट, ऑल राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग फंक्शन कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में कैसे हम लोग प्रॉप्स को पास करते हैं और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में चिल्ड्रेन प्रॉपर्टीज किस वैल्यू को एक्सेस करता है। So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.